अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह। आज के दिन का आगाज एक अच्छी बात के साथ। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत ज़रूरी होता है। आपके कहे हुए अल्फाज किसी भी की ज़िंदगी में बहुत गहरा तासुर, बहुत गहरा असर छोड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा कुछ ऐसे अल्फाज, चाहे वो खुशी में हो, चाहे वो गम में हो या चाहे वो गुस्से में हो, आपके अल्फाज से किसी को भी बुरे ना लगें और दुख ना हो, क्योंकि अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि वो किसी का हौसला जो है वो बुलंद भी कर सकते हैं और किसी का हौसला पस्त भी कर सकते हैं। इसलिए सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, बहुत ज़रूरी होते हैं और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जिससे किसी को दुख ना पहुंचे और हमेशा अच्छे से आपका जिक्र हो उनके दिलों में और हमेशा उनकी ज़िंदगी में। जनाब, ये तो थी आज की अच्छी बात और प्रोग्राम का कर देते हैं आगाज़ और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। तो जनाब, मौसम की बात कर रहे थे और कल भी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे अब फरवरी है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मौसम भी जो है वो तब्दील होता जा रहा है। और कल जो थी वो ठंड लग रही थी, लेकिन आज जो है वो थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो गया और मुझे लग रहा है कि हम गर्मियाँ आ रही हैं और मुझे लगता है कि मेरी तरह बहुत से ऐसे हमारे नाज़रीन हैं जिनको गर्मियाँ शायद पसंद नहीं होंगी। आज का मौसम देख लेते हैं कि आज का मौसम सारा दिन कैसा रहेगा। सुबह 9 बजे की बात करें तो सुबह 9 बजे मौसम जो था वो दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और विंड स्पीड जो थी वो 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी और ह्यूमिडिटी लेवल 78% था। जनाब, 12 बजे की बात करें तो आज 12 बजे यानी दोपहर को मौसम रहेगा वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि मौसम जो है उसका टेम्परेचर जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि गर्मी अब आना शुरू हो गई है, तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड 12 बजे हो जाएगा। विंड स्पीड जो है वो 13 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल 58% होगा। बात कर लेते हैं दिन 3 बजे मौसम कैसा रहेगा। और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी और मौसम जो है वो दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। विंड स्पीड इसमें जी 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल 56% रहेगा। शाम की बात कर लें, शाम को जनाब आज बारिश की भी पेशगोई की गई है और तकरीबन 60% चांसेस हैं कि शायद आज बारिश हो जाए। 6 बजे दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा, 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और विंड स्पीड जो है 11 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि खुन की रात को काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी लेवल 84% यानी कि 84% हो जाएगा। बात करेंगे 9 बजे तो 9 बजे ठंड हो जाएगी, शायद बारिश हो जाए तो बारिश के बाद वैसे ही मौसम अच्छा हो जाता है, सुहाना हो जाता है, तो ठंड भी ज़्यादा हो जाएगी। 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होगा और विंड स्पीड जिसमें जनाब 11 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल और बढ़ जाएगा और 89% यानी कि 89% इसमें हो जाएगा। जनाब, ये तो थी हमारे आज का मौसम कैसा रहेगा और अब बात कर लेते हैं कि आज हम किन किन स्टोरीज पे बात करेंगे। नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पे। हुकूमत ने सरकारी हॉस्पिटल्स में बदनज़मी का एतराफ़ कर लिया, एमएस साहिबान जिम्मेदार करार। कायद-ए-आज़म फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान की अरबों की अराजी कब्जा माफिया ने फतह कर ली। अरबों मालियत के 29 किनाल अराजी गुलबर्ग पेस शॉपिंग सेंटर के गिरदोनवाह में वाक़या है। महंगाई के मारे सरकारी डेली वेजेस मुलाजमीन के साथ मजाक, उजरत में 16 रुपए का इजाफा कर दिया गया। बच्चों से ज्यादती करने वालों की निगरानी होगी, 832 मुलजिमान का डेटा बुक्स तैयार। तो जनाब, अभी ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज, इन पे बात भी करेंगे, लेकिन बराह रास्त लिए चलेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सब्तैन खान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। फैसला देख लें, आप सारे फैसले देख लें, कागजात देख लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। हम इंशाल्लाह क्लियर हैं इंशाल्लाह। भाई अपने अपने फड़ लो। इनकी रिजर्व सीटें पक्की हो गई है, 2 की।
सत्येन खान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे और उससे पहले हमने अपनी टॉप स्टोरीज जो थी वो नाजरीन से शेयर की थी। और इन टॉप स्टोरीज पे बहस करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह ही बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की जो न्यूज़ है हमेशा की तरह हम डिस्कस भी करते हैं और आज भी कुछ ऐसी ही हैं। और हुकूमत ने सरकारी हॉस्पिटल्स में बदनज़मी का एतराफ़ कर लिया है। चलें, कोई बात तो मानी आमिर रजा साहब, हुकूमत ने अपनी गलती का एतराफ़ तो किया। क्या लगता है आपको, ये खुशाइंद है कि नहीं है? क्योंकि हमेशा से ही हमने देखा है, कल तक हम देख रहे थे कि हुकूमत अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करती, लेकिन ये अच्छी बात है। नहीं, ये इसी को ये इतराफ़ करने में पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाया इन्होंने। सर्वे करवाया बकायदा। बिल्कुल, और मैं तो हैरान थी कि सर्वे कराने की जरूरत थी। आप देखें, सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक सर्वे करवा रही है जिसमें वो अपनी कारकर्दगी का जायजा लोगों की जुबानी सुनना चाहती है और उस पर 9 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, यानी सर्वे पर अलग से पैसा खर्च किया जाता है। तो मुझे इस सर्वे पर भी पैसा खर्च किया होगा। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अगर आप एक सिर्फ मॉनिटरिंग सिस्टम बना दें कि टीवी पर देख लिया करें हॉस्पिटल्स की क्या हालत जार है, वहाँ टीवी पे तो देखिए चीजों को आपने देखा नहीं है, अखबारात में छपता है। तो अब जिस हॉस्पिटल में मर्जी चले जाएं, आप वहाँ जाएं, आप जाके देखें सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर मरीज और उनके लवाकिन जो भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनका क्या हालत जार है। हम खबरें भी चलाते हैं, हम बनाते भी हैं, अखबार में भी छपती हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं दिखती। ये सर्वेज वगैरह करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा पैसा आपका खर्च होगा। इससे बेहतर है कि आप वहाँ के वॉशरूम्स बेहतर हालत में कर दें, जो तीमारदार हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी बना दें, उनके लिए शेड ही बना दें। चले गर्मी सर्दी बारिश कर लें, क्योंकि जिन मरीजों के साथ लवाहिकीन आए होते हैं उन्होंने वहाँ पे रात भी गुजारनी होती है, क्योंकि हर कोई शहर से तो आया नहीं होता। और सरकारी हॉस्पिटल्स में तो ये हमने भी देखा यही बात है कि बाहर से लोग आए होते हैं, उन्होंने स्टे भी वहीं पे करना होता है। हम यही कहते हैं कि आप हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज को बढ़ाएं। ये सबको पता था कि बदनज़मी कहाँ नहीं है। सरकारी किसी शोबे में चले जाएं, वहाँ बदनज़मी आपको मिलेगी। सरकार के जो मुलाजिम हैं वो काम करने को तैयार नहीं है, वो काम करने को तैयार नहीं होते। और जितना वो काम करते हैं 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा दिन में, उसी काम का आपको नतीजा नजर आता है। अदरवाइज जो भी जाता है हॉस्पिटल में कानों को हाथ लगाता है। कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है, तो इसके लिए इतना बड़ा सर्वे करवाने की मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं। अच्छा, एक और भी चीज इसमें देखने में आई कि एमएस साहिबान को जो है वो जिम्मेदार करार दे दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि सारी की सारी जितनी भी ये मसले मसाइल होते हैं हॉस्पिटल्स में, ये सारी की सारी जिम्मेदारी एमएस पे डाल देना ये मुनासिब तो नहीं है? अच्छा, आप कभी अल्लाह ना करे किसी को, हम में से किसी को इत्तेफाक हो कभी हॉस्पिटल में काम पड़ने का, आप कभी एमएस के ऑफिस में जाएं, लंबी लाइनें लगी होती हैं सिफारिशियों की। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मिनिस्टर की सिफारिश है, किसी की जो है किसी आला अफसर की सिफारिश है, वो सिफारशी रुके और चिट्ठियाँ इतनी होती हैं कि बेचारा उसी में गुम होता है। किस वक्त वो जाए, किस वक्त वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है, एमएस साहब जो हैं, वो हॉस्पिटल का जायजा लें, उनको अपने काम से, उनको ऑफिस में से नहीं निकलने दिया जाता। मुझे एक दफ़ा क्योंकि इत्तेफाक हुआ था सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस के पास जाने का, तो इतनी लंबी लाइनें देख कर मैंने कहा ये सारा दिन में किस चीज की सुपरवाइजिंग करता होगा? कुछ भी नहीं करता होगा। हॉस्पिटल का उसको दौरा करने का तो टाइम ही नहीं मिलता होगा। उसने क्या मैनेजमेंट देखनी है, उसने क्या देखना है कि सफाई सुथराई कैसी चल रही है, या मरीजों को किन किन मसाइल का सामना है, या जो मरीजों के साथ लवाहिकीन आए हैं उनको किन किन मसाइल का सामना है। किसी की जो है एलपी करनी होती है, मतलब लोकल परचेज मेडिसिन की, वो भी एमएससी के जिम्मे है, बाकी चीजें भी एमएस के जिम्मे है। वो इन्हीं काम में, दफ्तरी काम में उलझा रहता है। उसको एमएस को जिम्मेदार करार देना मेरा ख्याल है इस तरह से बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको देखना चाहिए क्या वहाँ वॉशरूम। लेकिन आमिर रजा साहब, गवर्नमेंट कैसे अपनी जिम्मेदारी कबूल करेगी? वो बस इतना उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि जी हम मानते हैं कि बदनज़मी है, यही बड़ी बात है। वो अपने ऊपर कभी भी कोई बात नहीं आने देती है। हमारी बदनसीबी जो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार है वो हमारे जिम्मेदार है। बिल्कुल। तो अब उनको क्या किया जाए? तो इसका हल बताएं, आपको क्या लगता है इसका क्या हल है? कल भी हम जैसे कि बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के अंदर जितने भी हमारे वज़रा हैं इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म, प्लानिंग कोई नहीं होती है। इसका हल जो है वो ऐसे ही है जैसे जिन्ना हॉस्पिटल को बेहतर किया गया है। देखें, फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना हॉस्पिटल्स जो हैं, गौहर इजाज़ और उनकी टीम जो है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ काम किया है, कुछ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम किया है, कुछ उन्होंने पीआईसी में काम किया था, इस तरह के मुहैयर अफराद जो हैं हजरात, वो सामने आए और हॉस्पिटल्स की बागडोर अपने पास संभालें। प्राइवेटाइज ना किया जाए,
लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ऐसे मुखिर हज़रात को शामिल किया जाए जो काम करने की लेकिन आपको नहीं लगता आमिर रज़ा साहब उसमें भी जो गवर्नमेंट है वो अपना फायदा पहले देखती है? देखिए हमेशा हमेशा हर चीज में। अच्छा, इसमें फायदा है गवर्नमेंट। अब देखिए ना, सर्वे में भी मैंने हॉस्पिटल लिया का नाम लिया जना हॉस्पिटल का, वहाँ हालात बेहतर हुए। अच्छा, वहाँ जो आम आदमी जाता है उसको उससे कोई गर्ज नहीं है कि इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन कौन लोग हैं, गोहर इजाज है या नहीं है, या कोई और मुखिर हज़रात हैं, इसमें भी उनका कोई ना कोई फायदा होगा। लेकिन वो प्रेज किसको करेगा? गवर्नमेंट को कहेगा जी हुकूमत के बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मैं ये कहता हूँ हुकूमत ने ये जिम्मेदारी और कोई बल्कि मुझे उस वक्त का इंतज़ार तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो वक्त जल्दी है, करीब आने वाला है जब वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने हर जलसे में और हर खिताब में इस बात का जिक्र करेंगे। देखें जी, हमने हॉस्पिटल्स की जो है सरकारी हॉस्पिटल्स की जो जितनी भी इंतजामात हैं उनको बहुत अच्छा कर दिया, हालांकि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हाँ, और इसमें तो खैर वज़ीर आज़म साहब का वो जो एग्जैजरेट करते हैं कोई गर्ज नहीं है, वो हमेशा ही करते हैं। यहाँ तो और कभी कभी तो वो कुछ ऐसा एग्जैजरेट कर देते हैं कि हमें भी समझ नहीं आता ये क्या था। मैं तो कहता हूँ कि हमें हुकूमत से ज़्यादा मुखिर हज़रात की तरफ देखने की ज़रूरत है। मैं पहले ही कहता हूँ कि उनको आगे आना चाहिए। उनको अल्लाह ताला ने जो दौलत फराहम की है उसमें से जो गरीबों का हिस्सा है वो इन हॉस्पिटल्स को देकर वो करें। आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो बीमार की मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी ही बात है जैसे कि अभी मैंने पहले बात कहा कि आपके अल्फाज अगर किसी को हौसला दे सकते हैं तो आपकी जो मदद है वो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो एग्जैक्टली हुकूमत ने सरकारी हॉस्पिटल्स में बदनज़मी का एतराफ़ तो कर लिया है, लेकिन आमिर रज़ा साहब भी कह रहे हैं कि जो मुखय्यर हज़रात हैं वो आगे आएँ। जिस तरह जिना हॉस्पिटल की और चिल्ड्रन हॉस्पिटल की हालात जो है वो बदले हैं, उसी तरह अगर बाकी के हॉस्पिटल्स के हालात भी बदल जाएंगे तो ये जितनी भी गरीब आवाम है वो जो रो रही है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दुआएं देगी, हाँ, और मेरे ख्याल से दुआएं ही चाहिए, हुकूमत को दुआएं देंगी, वो उन अमीर लोगों को दुआएं देंगी जो काम करते हैं, जिनसे किसी को रिलीफ मिलता है। और हमारे यहाँ पे अमीर जो है वो इतने ज़्यादा, वो कहते हैं ना, अमीर तर हो ही जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो ही जा रहा है। तो चलिए अल्लाह उन्हें और दौलत दे जी, मैं तो नहीं कहता, लेकिन अगर वो गरीबों पे स्पेंड करें, हाँ, वो गरीबों पे स्पेंड करें, अल्लाह उनको और देगा। एग्जैक्टली, आप 1 रुपया देंगे आपको 10 रुपए मिलेंगे, ये तो नेचर का निज़ाम है ना, ये तो अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है। जनाब, देखते हैं कि हॉस्पिटल्स, बाकी के हॉस्पिटल्स की जो हालात हैं वो बेहतर होंगे या नहीं होंगे, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक से और अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। कायदे आज़म फातिमा जिन्ना और लियाकत खान की अरबों की अराजी कब्जा माफिया ने फतह कर ली है। तंजिया बात है ये, और अपने नाजरीन को बताते चले कब्जा माफिया हमेशा ही जिंदाबाद। और मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपने मुखालिफिन जो हैं, जहाँ ऑपोजिशन वाले जो बंदे हैं, बस उनकी जो इराजी है उसी को वागजार कराने में लगी हुई है। इसका क्या है जो एक्चुअली आपका असासा है? अच्छा खुदा, मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से कब्जे हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट कहती है कि अरबों की प्रॉपर्टी उन्होंने वागजार भी कराई है, लाहौर को जो है ना मकबूजा लाहौर कहना चाहिए। जितने कब्जे हैं यहाँ पर, जितनी शामलाट थी, जितनी सरकारी राजी थी, कोई कश्मीर की राजी थी, कोई कुछ किसी रियासतों की, भावलपुर की राजी थी, सब पर कब्जे हैं। हम वो लोग हैं जो कि, ये तो कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान फातिमा जिन्ना हैं जो हमारे हीरोज़ हैं। हमने तो अल्लाह के घर को नहीं छोड़ा, मस्जिदों पर कब्जे किए, मस्जिदों की जगह पर कब्जे किए, उसको भी छोड़ दें, मैं कहता हूँ उसके भी रहने दें, कब्रिस्तानों पर कब्जे किए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हमारे भाई जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए, उनकी कब्रों को गिराकर उस पर जो मकान और प्लाजे बने हैं वो आपके सामने हैं। शहर में आप किसी कब्रिस्तान में चले जाएं, आपको तजावजात मिलेंगी, बिल्कुल कब्जा मिलेगा, दरमियान में कब्रिस्तान होता है, उसके अतराफ में या तो बिल्डिंग्स होती हैं या घर बने होते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई जिस कब्र के ऊपर हम मकान, अपना बिल्डिंग और प्लाजा बना रहे हैं, हमने भी उसी में जाना है। आज कायदे आज़म हम में मौजूद नहीं है, फातिमा जिन्ना मौजूद नहीं है, लियाकत अली ख़ान मौजूद नहीं है, जो मौजूद है ज़ात वो अल्लाह की है। और ये कब्जा जो है ये मैं समझता हूँ कि ये कौमी दौलत लूटने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। ये लाहौर का सबसे बड़ा कब्जा है, और अगर इसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेती हुकूमत और इसके खिलाफ इसको वागजार नहीं कराती, कायदे आज़म की जगह वागजार नहीं कराती, तो मैं लाहौर के तमाम गरीब लोगों को कहने लगा हूँ, आपके मकानात पर, आपकी दुकानात पर, आपके गली कूचों पर कब्जा होने जा रहा है। इसी तरह से कब्जा माफिया फतह करता चला जाएगा और लाहौर पूरा शहर जो है लाहौर को मकबूजा लाहौर का नाम दिया जाएगा, जिस पर कब्जा होगा एक कब्जा माफिया।
सही बात है। और ये इलाका भी वो है जो आपका पोश इलाका है और आपका मेन इलाका है, गुलबर्ग के इलाके में ये अराज़ी है, कीमती अराज़ी ना, इसलिए अरबों रुपए की अराज़ी। एग्जैक्टली। और आप कब्जा माफिया जब कब्जा करता है वो कोड़ियों के भाव कब्जा कर लेते हैं और जो लोगों को पैसे दिए जाते हैं वो आए दिन सड़कों पे निकले होते हैं कि जी ये हमारी ज़मीन पे इन्होंने अपना प्लाजा तो बना लिया लेकिन हमें पैसे नहीं दिए। कल से जब ये खबर चलाई, रिजवाना के साथ की खबर है, तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि कायदे आज़म की ज़मीन पर, उसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए जो नोट दिए होंगे रिश्वत के, उन पर भी बाबा जी की तस्वीर होगी और उनके, क्योंकि वो तो आलम अरवाह में मौजूद हैं इस वक्त भी, उनके दिल पर क्या उस वक्त गुजर रही होगी जब वो देख रहे होंगे अपने सामने इन लोगों को मैंने मेरी तस्वीर वाले नोट से रिश्वत देकर कब्जा किया गया। और एंटी करप्शन ये फाइल दबाने के चक्कर में है, ये 2 साल पहले की खबर है, उस वक्त भी रिजवान नकवी ने दी थी। एलडीए की बात देख लेना, एलडीए में इतने केसेस हैं लटके होते हैं। वो दुनिया आपकी खबर है जी बिल्कुल, आज अखबार में हेडलाइन है, वो उसको परसू ही नहीं किया जाता क्योंकि उनको भी रिश्वत फाइल्स एलडीए के ऑफिस में अगर किसी का जाना हो, यकीनन आपका हुआ होगा, तो फाइल्स पड़ी होती हैं और वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं वो सुकून से बैठ रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती है, उनको कोई परवाह नहीं होती है कि केसेस इतने ज़्यादा लटके हुए हैं, इन पे केसेस पे काम करने हैं आप। अच्छा, वो हमें तो आपने सही कहा, मुझे तो क्योंकि इत्तेफाक है, तो बाहर जो एजेंट माफिया है ना, वही कहता है कि ओ बहू जी पहिए लवाओ, ज़रा इनू पहिए लवा दो। अब वो पहिए लगाने का मतलब ये है कि आप पैसे लगाएं, आपको जो है आपकी फाइल खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए। कैसे वैसे तो हुकूमत और वैसे बढ़ी रहेगी फाइल। वो दावे करती है कि जी हमने करप्शन पे काबू पाना है, करप्शन पे काबू पाना है। आप कैसे करप्शन पे काबू पाएंगे? हर जगह, हर इदारे, छोटे से छोटा तबका है या शोबा है या बड़े से बड़ा शोबा या तबका है, हर जगह तो करप्शन हो रही है, तो आप कैसे काबू पा लेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, ये 29 कनाल जगह, इस पर प्लाजे बन गए, आखिर किसी ने तो इसका नक्शा पास किया होगा, किसी ने उसका मीटर लगवाया होगा। घर बनाते हैं आमिर रज़ा साहब, तो आपकी पूरी डिजाइनिंग होती है, आपने फिर मजदूर लगवाने होते हैं, सबसे पहले हमें कागजात जमा कराने होते हैं कि जनाब आप ये हैं, उसकी वेरिफिकेशन है 15 जगह से। ये सारे पहिए लगे हुए हैं, ये सारे वो पहिए थे जो कायदे आज़म के नोटों को ही बनाकर पहिया, यानी आप अगर पैसे दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, चाहे वो जिस मर्जी की जमीन हो, चाहे वो आपका कदीम असासा ही क्यों ना हो। जिस शहर के अंदर 196 इनलीगल सोसाइटीज खड़ी हो गई, लोगों ने मकानात बना लिए, दुकानें बन गई, मार्केट्स बन गई, आबादियां बन गई, किसी को कानो कान खबर ना हुई, और अब एलडीए कहता है जी 196 जो हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज या सोसाइटी एलडीए सो रहा था, पहले कहाँ था? और उससे पहले आपके पास ये केस आया, आपने प्रूफ किया होगा, तो उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज तक बन जाती हैं, तो हाउसिंग सोसाइटीज ऐसे ही तो नहीं ना बन जाती। सिर्फ एक एलडीए का ऑडिट करा लिया जाए और इनके जो साबका वर्कर्स हैं उनकी जायदादों का अंदाजा लगा लिया जाए, तो आप सोच सकती हैं कि ये लोग कहाँ से कहाँ इनके, फिर तो मुझे लगता है पूरा लाहौर जो है वो कब्जा मुरब्बों में फार्म हाउस हैं। ये जो चीफ इंजीनियर साहब थे, मैं अब उनका क्या नाम ले ही देता हूँ सरार से, ले लें, क्यों नहीं ले सकते? ऐसे लोगों को तो वैसे ही बेनकाब करना चाहिए। फार्म हाउस की तफसील पढ़ के मैं हैरान हो जाता, कितनी तनख्वाह थी उनकी। आप तनख्वाहों से जायदादों का मुआवजा करें तो ये सारे के सारे जो हैं, अच्छा वो एक तो तनख्वाह भी ज्यादा लेते थे, उसके बाद ये सारी मराहत और ये जमीनों पे कब्जा करना, तनख्वाह तो अलग थे। मैं कहता हूँ तनख्वाह हक है इनका, लेकिन फिर भी आमिर रज़ा साहब, तनख्वाह अगर आपको मिलती है, अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं अपने जॉब पे, तो इसका मतलब है आप वो तनख्वाह भी हराम के लिए। नहीं, हम 100% ले रहे हैं, हमारे जो अफसरान हैं वो 100% ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं तो वो भी हराम है भाई, वो भी आपको जो है ना अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। अच्छा, मजे की बात है, पोस्ट लेने के लिए एलडीए के अंदर भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है अपने अफसरान को। अब मुझे बताएं, ये 196 सोसाइटीज थी, कोई तो टाउन प्लानर था ना उस वक्त जिसने ये बनने दी, सबको नजर आ रहा था ना। आप जाएं, अभी भी बेशुमार सोसाइटीज बन रही हैं, कोई उनका नक्शा पास नहीं है, कोई उनके पास कोई लीगल प्रॉपर्टीज नहीं, उन्होंने मॉर्गेज कराई एलडीए के पास, इसके बावजूद वो सोसाइटीज बन रही हैं, धड़ल्ले से बन रही हैं। एक आध मकान जो है गिराकर, एक आध दुकान गिराकर, या किसी सियासी आदमी के आप खबर दे देते हैं कि हमें वागुजार करा दी। लेकिन वो जो गरीब बंदा है जिसने पता नहीं वो दुकान कैसे ली होगी, और शायद उसको पता भी नहीं होगा कि ये कब्जा माफिया के पहले अंडर था, उसने तो दुकान ले ली और वो एक गरीब बंदा है। जब आप उसकी दुकान को तोड़ते हैं
तो वो बेचारा वो तो यही कहेगा कि मैंने पैसे दे के ये ली थी। शुक्र करें कायद आज़म लियाकत अली खान फातिमा जिन्ना जो है मौजूद नहीं है इस जमाने में हमारे साथ, नहीं तो वो बेचारे चक्कर लगा रहे होते। हम अपने लेजेंड्स का क्या हाल करते हैं, जो जिंदा लेजेंड्स हैं हम उनका क्या हाल करते हैं। अदालतों के चक्कर लगा रहे होते और अदालतों के अंदर बेचारे ख्वार हो रहे होते और एक के बाद कोई ना कोई ऐसी तर्जीह पेश कर दी जाती कि जनाब वो फलां पेश नहीं हो रहा, इसके पास फलां कागज़ नहीं है और कायद पर भी आमदन से ज़्यादा सासों को हम लोग उनके मुजस्मे इतने मजाहिया बना लेते हैं, हम लोगों को क्या उनकी कदर होनी है। नहीं मुजस्मे की बात ना करो, उससे मेरा दिल दुखता है क्योंकि वो तो हमने कल की थी और सिर्फ आपका ही नहीं सबका ही दिल दुखा था। नहीं वो मानियों ने बनाया था, मुजस्मा किसी आर्टिस्ट ने थोड़ी बनाया था। लेकिन फिर भी ना ही बनवाते तो बेहतर। तो खैर वो मुजस्मा, बार बार मुजस्मे की बात हो रही है। खैर जनाब, कायद आज़म फातिमा जिन्ना और लियाकत अली की अरबों की राजी जो है वो कब्जा माफिया ने ही फतह कर लिया और पता नहीं हुकूमत कब होश के नाखुन लेगी। अब ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमने बात करनी है महंगाई के हवाले से, और महंगाई के मारे सरकारी डेली वेजेस मुलाजमीन के साथ मजाक हुआ है और वो मजाक क्या हुआ है ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले हम एक मजाक की बात कर रहे थे जो कि डेली वेजेस मुलाजमीन के साथ हुआ है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हम डेली अपने शो में जो है वो महंगाई का जिक्र करते हैं आमिर रज़ा साहब, और हर चीज़ में महंगी है। मुलाजमीन के साथ ये मजाक हुआ है कि उनकी जो उजरत है उसमें सिर्फ 16 रुपये का इजाफा कर दिया। 16 रुपये का तो एक अंडा नहीं आता। ये कागजी इजाफा है और कागजी हुकूमत जो है वो इसी तरह के फैसले किया करती है। मुझे समझ नहीं आ रही 16 रुपये में क्या। अब किस किस चीज़ को रोएंगे हम। देखें पिछले 2 हफ्तों में 65 रुपये किलो घी की कीमत बढ़ी। बिल्कुल 65 रुपये किलो के पीछे 65 रुपये किलो 2 हफ्ते में यानी 15 दिन में, और आप इतने सालों के बाद 16 रुपये का इजाफा कर रहे हैं। कुछ इजाफा हो रहा है। बिजली हो गई, पेट्रोल हो गया, आपकी ज़रूरी अशिया जो आपने डेली रूटीन में यूज़ करनी होती है, हर अशिया पे 5-10 रुपए का इजाफा होता है। ये आपको अप्रैल फूल का पता है ना कि अप्रैल फूल मनाया जाता है। पूरा साल ही अप्रैल फूल ही मुसलमानों को धोखा दिया गया था उंदलस में और उसकी याद में वो अप्रैल फूल मनाया जाता है। मेरा ख्याल है कि ये जो जब ऐलान हुआ कल 3 फरवरी को, आइंदा से 3 फरवरी को हम भी एक कोई ऐसा जो है दिन रखें जिसमें हुकूमत ने फरवरी फूल रखें, मनाएं ताकि हुकूमत को पता चले कि ये दिन मनाया जाता है। अभी तो हमने 16 रुपए के इजाफे वाला। 1 मई को क्या करते हैं, 1 मई को भी ना कोई अजाब ही आने वाला है। मैं अभी से आपको बता रही हूँ। वो है तो लेबर डे होता है और उसमें, लेकिन उसके लेबर्स की ना खुदा अब जो है ना वो सरकार वाला अंग शामिल हो गया। जो हमारी लेबर यूनियंस है ना वो भी इतना बिकी हुई है। वो योम मई को तकरीरें तो करते हैं, जलसे तो करते हैं और तकरीब तो करते हैं, लेकिन मजदूर क्या जो हाल है उसको कोई नहीं समझता। जो डेली वेजेस है मैं आपको बताऊं, 1 मई को मैं कहता हूँ छुट्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों? जो मजदूर है बेचारा उसकी दिहाड़ी तो गई, वो तो डेली वेजर है। उसने रोज खाना है, रोज कमाना है, रोज अगर कोई एक मजदूर 100 रुपया या 200 रुपये जो है वो कमाता है डेली का, तो आप अंदाज़ा लगाएं उसके घर में जितने भी अफराद हैं उन्होंने उसी 200 रुपये में उस दिन की हांडी बनानी होती है। तो ऑयल चाहिए होता है, सब्जियां आप देख लें, आप चिकन देख लें, चिकन जो है वो मजीद 13 रुपए कल जो है वो इजाफा कर दिया गया है। 16 रुपए में उनको एक बोटी नसीब नहीं होनी है। बोटी तो चले, वो चिकन के तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे दालें इतनी महंगी है, आलू इतना महंगा है, एक आलू नहीं आएगा। हाँ, ये बस ये समझो कि ये मजाक नहीं है। मैं इसको फरवरी फूल के नाम से 3 फरवरी को आपने अच्छा आइडिया दिया है ना, मनाना चाहिए। हुकूमत ने जो मजाक किया ये भयानक और घिनौना मजाक है। खुद इनकी अपनी अगर तनख्वाहें आप चेक करें और जिस हिसाब से ये बढ़ाते हैं, मैं हैरान हूँ कि बाबुओं की तनख्वाह डबल हो गई। ये सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की तनख्वाह इन्होंने 150% बढ़ाई, किसी की 125%, किसी की 150%, और मजदूर के लिए 16 रुपये। तो फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की रहमत क्यों नहीं है, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में इंसाफ क्यों नहीं मिलता। हमारी इशराफिया इंसाफ देना नहीं चाहती। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मजदूर से वो आखिरी नवाला भी छीन लेना चाहती है, वो आखिरी मेडिसिन भी छीन लेती है, छीन लेना चाहती है। आप बात करें आमिर रज़ा साहब, हम देखते हैं कि हर 10 दिन के बाद मेडिसिन के जो रेट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। वो जो एक पैनाडोल नाम है, वो जो 10 रुपए का पत्ता आता था वो भी महंगा हो गया। कल मैं मेडिसिन लेने गया तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, वो हमारे वहाँ मेडिकल स्टोर है, उससे मैंने कहा यार इंसुलिन का क्या रेट है आजकल। कहता है सर पूछे कुछ ना,
मेरे ख्याल से 465 रुपए की थी, जो अब 969 रुपए की हो गई। 1000 रुपए की आपको इंसुलिन का और लेनी कहता है लेनी सब ने लाजमी है, है क्योंकि शुगर खाना उस वक्त तक नहीं खाना जब तक इंसुलिन नहीं लेनी। बिल्कुल ऐसे ये सिर्फ एक मेडिसिन की वो बात कर रहा था। वो कह रहा था तमाम मेडिसिन आप किसी एक पर हाथ रखें जो 400-500% महंगी नहीं हुई। आपने सही कहा, पैनाडोल तक तो महंगी हो गई, डिस्प्रिन तक तो महंगी हो गई, तो फिर बाकी क्या रह गया? वो ऐसी चीज़ है कि आपके बैग्स में हर टाइम होती है कि थोड़ा सा भी आपको फीवर फील हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये वो वाली मेडिसिन थी जो हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। नहीं मेरा तो सर में दर्द होता है जब हुकूमती जो है, चाहे तो वो हुकूमत की बातों से ही सर दर्द होता है, तो हमें दवाई लेनी पड़ जाती है। तकरीर शुरू होते हो सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं तो सुनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अजबर हो गए हैं हमारे वजीर आजम के अल्फाज, ठीक है, जितने भी वुज़रा आते हैं यकीन करें मुझे अजबर वो जैसे बोल रहे होते हैं और मैं कह रही होती हूँ ये देखना अगली बात ये करेंगे और वो अगली बात वही कर रहे होते हैं। ये तो हम ये लाइक अंदाजा लगा लें तो आपकी जितनी भी बातें हैं ना वो मजदूरों को भी अजबर है। हालात नहीं बदलते, तकरीर तो बदल ले। असल बात तो ये है, चलो तकरीर ही बदलने, हालात नहीं बदलने आपसे। ये देखे ना तकरीर बदली, आपको 16 रुपए ज्यादा देंगे, यू नो दैट 16 रुपए ज्यादा देंगे। मैं अभी बात करी थी कि चिकन का रेट भी महंगा हुआ और गैस का रेट भी महंगा हुआ, बिजली वैसे ही महंगा हो गई है और पेट्रोल, चलिए मजदूरों ने पेट्रोल, उनका तो बेचारों का पास 100 ग्राम मिर्च 60 रुपए महंगी होगी, 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम सुर्ख मिर्च 60 रुपए महंगी होगी, जूं तक नहीं। और ये नमक मिर्च ऐसी चीज है जो आपने डेली इस्तेमाल करनी होती है, इसके बगैर तो आपकी हंडिया नहीं बनेगी। बस कैबिनेट की मीटिंग करें जी और उसमें सब अच्छा की रिपोर्ट लें और कहें जी मुल्क में खुशहाली है। वजीर आज़म जो है ना वो शायद रिपोर्ट्स वगैरह पे नज़र नहीं डालते हैं या वो जो भी न्यूज़, क्योंकि हमने देखा हमारे वजीर आज़म जो है ना वो मीडिया को तो कुछ समझते ही नहीं है। मीडिया पे चलने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं जो उनके हक में होती हैं वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो उनको हकायक से मबनी चीज़ें हम बता रहे होते हैं ना तो वो कहते हैं नहीं, वो अपने वज़रा को बुला लेते हैं और वज़रा को पता है हमने जो बता देना है ना वजीर आज़म ने उस बात पर यकीन कर लेना है और वो उनको वैसे ही वो कहते हैं नहीं नहीं आप टेंशन ना लें, सब कुछ अच्छा है। खान साहब को कुछ तो ससना देना चाहिए। देखिए उन्होंने बिजनेस कभी कोई नहीं किया, जॉब उनकी कभी कोई नहीं रही, बाजार से सब्जी वो कभी ले लेने लगे। कितना इस्तेस्ना है, मुझे बस इतना बता दें, 3 साल होने को आ गए हैं। अगर जिस तरह से आपने बनी गाला को दिया उतना तो दे दिया ना, 3 साल काफी नहीं होते। 3 साल होने वाले हैं जुलाई में, 5 साल देने चाहिए हुकूमत। अच्छा मैं इसके हक में हूँ। चल नहीं देखिए मैं हुकूमत गिराने के, हाँ मैं हुकूमत गिराने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन वो जब एक चीज आ गई है तो उसको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि 3 साल अब गुजर गए हैं लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी आवाम का कितना ख्याल कर रही है, उनके लिए कितना सोच रही है और पूरी आवाम को भी छोड़ दे। अगले 6-7 माह के बाद इलेक्शन टेन्योर शुरू हो जाना, पता है आपको? ये जैसे ही बल्दियाती इलेक्शन खत्म होने हैं तो तमाम पार्टीज ने, तमाम सियासतदानों ने इलेक्शन मोड में चले जाना है, हुकूमत समेत। और उस दौर में आपका काम किया हुआ किसी को नजर नहीं आना है क्योंकि वो हमें सबको पता है कि वो सिर्फ एक मेकअप होगा, वो काम नहीं होगा, सॉलिड काम नहीं होगा। यही 3 साल थे आपके पास, अगर आप कुछ सॉलिड काम करते तो लोग आपको प्रेज करते। अभी तक आप पुराने जो गए हैं हुक्मरान उनके कामों पर तख्तियां लगा रहे हैं और उन्हीं पर इल्जाम भी लगा। अच्छा, मजे की बात ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। और चूंकि हम महंगाई की ही बात कर रहे हैं तो जी महंगी बिजली की वजह से जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं उनको सोलर एनर्जी पे चलाने का फैसला किया गया है। इसका ये क्या है? ये भी लॉलीपॉप, ये बहुत मरतबा ये फैसले हुए, शहबाज शरीफ के दौर में भी हुए थे कि जी स्ट्रीट लाइट्स जो है सोलर पे की जाएंगी। वादद रोड पे की थी इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स ना, सोलर पे की, बैटरियां चोर ले गए, वो चली नहीं थी। यही तो जिस शहर में सेफ सिटी के कैमरे जो हैं चोरों वो काम करना बंद कर दें और उतार के ले गए लोग, कैमरे उतार के ले गए सेफ सिटी के, तो वो बेच के बैटरीज ले गए, उनके वो बेच के उनकी हंडिया बन जाती होगी ना। तो बन जाती होगी। तो उसमें आप ये इस तरह के लॉलीपॉप्स दे रहे हैं कि जी फलां की सोलर पे की जाएगी, कॉलेज यूनिवर्सिटीज को सोलर पे किया जाएगा, फलां अदारा जो है सोलर पे चलेगा। नहीं चलेगा, आपको सोलर पार्क्स बनाने पड़ेंगे, तब आप अच्छी और सस्ती बिजली जो है वो लोगों को फराहम कर सकते हैं। अगर आप ये इस तरह की वो मैं कहता हूँ मेकअप अरेंजमेंट्स करेंगे, ऊपर से आप सिर्फ बयान दे देंगे तो उससे कोई जो है वो हल नहीं सामने आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप कूड़े से बिजली बनाए, देखिए सीधी बात है, कूड़े में बिजली बनाए और बंद रोड के साथ जितना इलाका है उसको सोलर पार्क डिक्लेयर करके दरिया के साथ साथ सोलर पैनल बनाए। लाहौर की बिजली लाहौर वाले खुद बनाए। और देखें अभी हमने बिजली की बात की, हमारी बिजली चली गई है।
पूरे ऑफिस की बिजली चली गई थी, तो ये तो हाल है करो बिजली बात। का। मैंने तो कि बिजली वाले बड़े अच्छे जी। बिजली वाले जो है ना वो उन्होंने देख लिया होगा ये हमारी बात कर रहे हैं। खैर महंगाई की बात करिए, डेली हम महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन पुरसाने हाल जो है वो हमें नजर नहीं आता। देखते हैं कि हुकूमत को कब होश आएगा, क्या पता आखिरी जब साल उनका 5वां साल हो तो वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो शायद महंगाई जो है वो कम कर दें, ताकि अगले 5 साल भी उनको मिल जाए। लेकिन खैर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे बच्चों से ज्यादती करने वालों की निगरानी होगी, इस पे तफसीलन बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम बात करेंगे बच्चों से ज्यादती करने वालों की निगरानी होगी। 832 मुल्जिमान का डाटा बुक्स तैयार कर लिया गया है। आमिर भाई ये अच्छी बात है, क्योंकि रोज़ बरोज़ ऐसी बहुत सी ख़बरें आ जाती हैं कि बच्चों से ज़्यादती के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कानून मौजूद है, मुजरिम पकड़ा भी जाता है, लेकिन सज़ा तक नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जहाँ पे एक केस होता था अब डेली के रूटीन में 10 केसेस ऐसे आ जाते हैं सामने। अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि जो किसी जुर्म में मुलव्वस हो और उसको सज़ा भी हो, चाहे 1 माह की, 2 माह की, 3 माह की हो, तो उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी के तहत उसको चिप लगा दी। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है, इस पे ऐसी सज़ा दी जाए कि इबरत का निशान बनाया जाए। आप बच्चों की बात करें, मैं तो कहता हूँ तमाम जराइम पर बच्चों पर तो सजाए मौत होनी चाहिए ना। जो इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चों के ज्यादती के जो मुल्ज़मान और मुजरमान हैं, अगर उन पर जुर्म साबित होता है तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए, और उससे नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आप DNA से मैच कर लेते हैं, और ये वो केसेस हैं जो कि सामने आए खुदा तो सामने नहीं आ सके, वो इससे बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा भयानक है। हमारा माशरा जो है मज़ीद भयानक होता चला जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस बढ़ रहे हैं, और उनके करीबी अजीज़ो कारब उसमें शामिल होते हैं। देखिए ना, अभी मोटरवे जो वाक़या हुआ था, आप सिक्योरिटी से इत्मीनान से आप अकेले सफ़र नहीं कर सकते हैं। आप एक जुर्म करते हैं, उसकी आप जमानत लेते हैं और फिर चल अदालत। मैं वही कह रही हूँ ना, 1-2 महीने अगर आप सजा दे देंगे तो वो 1-2 महीने की सजा काट लेंगे। जो इस तरह के माइंड वाले बंदे होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 महीने की कैद से। गवर्नमेंट को ऐसे जराइम पेशा अफराद के इससे आगे जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का मजीद इस्तेमाल करना चाहिए, माइक्रोचिप्स लगानी चाहिए इनके जिस्मों के अंदर, ताकि ये जहाँ जाए इनकी मूवमेंट जहाँ पर भी हो सब हुकूमत के या अदारों के इल्म में अच्छा फैसला तो किया गया है, लाइक चिप लगा के आप उनकी मॉनिटरिंग, लेकिन उसके पीछे भी मॉनिटर करने के लिए आपको पूरा अमला बिठाना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा आप 15 पे कॉल कर रहे होते हैं, आप इमरजेंसी कॉल्स कर रहे होते हैं, तो वो आपको जी ये हमारा इलाका नहीं बनता, आप फलां जगह कॉल कर लें। आहिस्ता आहिस्ता देखिए ये चीज़ें डेवलप होंगी, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं, लेकिन कोई तो खौफ, कोई तो हमें चीज़ जो है ऐसी डेवलप ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जुर्म करते हुए एक दफ़ा हम सोचें ज़रूर कि इसकी कितनी सख्त सज़ाएं। पता है इस्लाम ने इसलिए बहुत सख्त सज़ाएं रखी थी, ताकि जुर्म करने से पहले आप सोचें कि अगर मैं किसी को कत्ल करूँगा तो मेरा गला काट दिया जाएगा, चोरी करूँगा हाथ काट दिया जाएगा। तो ये भी कहा जाता है कि पहले ज़माने में जब कत्ल होता था तो आसमान भी लाल, राहज़नी करूँगा तो पाँव काट दिया जाएगा। देखिए ये इस्लाम की सज़ाएँ जो हैं ये इस तरह की बहुत सोच समझ के अल्लाह ताला ने ये फरमान जारी किए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बच्चों के साथ ज्यादती है, इसमें तो बिल्कुल संसार, आप 4 बंदों को संसार करें, उसकी तशहीर करें, देखें उसके बाद कोई जुर्म करने के काबिल नहीं रहेगा। यहाँ पे बैठ के ये सोच देखिए ना हमारे गुजरा भी कि नहीं सजाए मौत की वजह से हमारे जो मुल्क का इम्प्रेशन है, आपके मुल्क में बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, रोज बरोज हो रही है, तो क्या आप इंप्रेशन क्या दे रहे हैं? आपकी खवातीन सेफ नहीं है, आपका कोई शहरी सेफ नहीं है, लड़का हो लड़की हो कोई सेफ नहीं है, तो ये इंप्रेशन क्या जा रहा है? हाँ, जब आप इन चीजों पे काबू कर लेंगे तो फिर आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि हाँ भाई इनका ये मुजरिम था। और देखिए ना अब केसेस मुझे आ रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट जो है उसका इंप्रेशन क्या जा रहा है? आप उनको कुछ कर सकते हैं, आप उनको कुछ कर सकते हैं, उनके अच्छे रूल्स हैं। देखें अगर आप ये फैसला करें कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ इस्लाम के कवानीन लागू होंगे, मुझे बताएं दुनिया को क्या इतराज होगा? आप अपने लोगों पे कर रहे हैं। आप जिनके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, वहाँ पे इस तरह के केसेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं। ये सऊदी अरब से कंपैरिजन करें, आप ना करें यूरोप के किसी मुल्क के साथ। सर चले यूरोप से करें भी, यूके से करें भी, यूएसए से करें भी, आप देखेंगे वहाँ पे केसेस की रेशो क्या है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और उनके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है, एक पूरी टीम बैठ के फिर उसको मॉनिटर भी करती है। आप लोग क्या कर रहे हैं?
मुझे बताएं केसेस कम हुए हैं? ये तो बच्चों के ज़ैनब साथ का एक वाहिद केस था जब बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, लोग बाहर निकले थे कि भाई अब बस हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आए रोज छोटे बच्चों के साथ ज्यादती की। उसके बाद ड्रामेबाजी हुई ना कि जी एक बिल पास हो गया कि ज़ैनब ऐप बनाई जाएगी, वो सिर्फ इस्लामाबाद तक के लिए है। किसके पास ऐप होएगी? बच्चे के पास या औरत के पास? और एक बच्चे को हमने मोबाइल देके थोड़ी ना बाहर निकालना होता है कि जी वो ऐप का इस्तेमाल करे, उसको लगे। एक 3-4 साल का बच्चा, अव्वल तो मैं इसमें पेरेंट्स को भी कसूरवार इसलिए ठहराऊंगी कि आप एक छोटे बच्चे को अकेले बाहर निकलने क्यों देते हैं। देन आपने घर से उनकी परवरिश करनी होती है, ठीक है, आपने उनको बताना होता है कि भाई ऐसी क्या चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी जो माएँ हैं वही नहीं बता रही होती हैं। बच्चों को पैसे दिए जाओ, दुकान से सौदा सल्फ ले आओ, कोई चीज़ ले आओ, वही बच्चे ट्रैप भी हो जाते हैं। और अच्छा एक और चीज़ भी है कि सिक्योरिटी कंपनीज भी जो है वो मिली होती हैं, बहुत से ऐसे अफराद जो है वो मिले होते हैं मुजरिमान के साथ, और इसी वजह से जराए में मुलविस 35 सिक्योरिटी कंपनीज के लाइसेंस भी मनसूख किए गए हैं। कैसर साहब की खबर थी और अच्छी खबर है। मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ गया जब मुझे मेरी प्रोड्यूसर बार-बार कह रही है कि हमारे पास जो है वो टाइम जो है श्रीलंकन टीम पर जब हमला हुआ था तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वहाँ पे दुकानों के, उनके पास तो बेचारों के पास गोलियां भी नहीं। चले, ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम आइंदा भी आने वाले शो में जो है इस पे बात करेंगे। जनाब एक वक्त लेंगे और इसके बाद वापस आएंगे। आमिर रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या कैंसर जो है लाहौर में स्प्रेड हो रहा है? देखें, यहाँ स्प्रेड हो रहा है बिल्कुल। पहले है कॉज कि कॉज क्या है, तभी तो वो एटियोलॉजी की किस वजह से हो रहा है, और फिर जब होता है तो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें जैसे आप देखें हमारे जो घर हैं वो बहुत करीब करीब हैं, आबादी जो है वो इसी तरह सैनिटाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें वो मोटर से पानी ज़मीन का निकालते हैं और उसकी सफाई किए बगैर वो पी रहे हैं वो पानी। जो फैक्ट्री एरियाज़ हैं उनका जो ड्रेन है जिसमें केमिकल्स हैं, वो पानी पूरी तरह उसको रीप्रोसेस सफाई किए बगैर ही ओपन ड्रेन्स में डाल देते हैं, और उन ड्रेन्स के इर्द गिर्द जो आबादी है जब वो पानी खींच के सक कर रहे हैं और पी रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक रीज़न बनता है ऐसी बीमारियों का। इसी तरह जैसे हम पहले बात आपने की कि हम जो खुराक खा रहे हैं उस सफाई को उस पर चेक नहीं है। बाहर के ममालिक में बहुत कंट्रोल होता है, जो बच्चे को दूध दे रहे हैं उसके सैंपल्स चेक होते हैं, हार्मोन लेवल्स चेक होते हैं। इसी तरह जो सब्जियां आ रही हैं वो ऐसे केमिकल्स उनके ऊपर नहीं फेंकने देते जिससे कि वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहें या ज़्यादा देर तक उनकी मार्केट में उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा, ऐसे ये बाहर की कंट्रीज़ में अलाउ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो है वो केमिकल्स जो हैं हर किसी के पास हैं, और वो उसको सोचे समझे बगैर चंद रुपयों के मुनाफे के लिए वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो केमिकल्स फसलों पे फेंके जाते हैं, उनकी कोई लिमिट कॉन्सेंट्रेशंस पे चेक नहीं होता, और जब वो बग़ैर धुले बग़ैर सफाई किए वो आ जाते हैं शहर में मार्केट में, तो उसके ऊपर भी कोई प्रॉपर उसको सफाई करने का प्रोसेस नहीं है, और उसके ऊपर कोई चेक नहीं है कि ये सब्ज़ी एक्सपायर हो गई, इसकी डेट ख़त्म हो गई है, अब इसको फेंक दिया जाए और साफ़ लाई जाए। ऐसा नहीं है, वो नए फल और नई सब्ज़ी के अंदर ही पुरानी भी मिक्स करके बेच देती हैं। इसी तरह जो दूध आ रहा है उसको, जो भैंस को जो टीके लगाए जा रहे हैं, आज से कुछ साल पहले मुझे याद है मैंने ख़बरों में सुना कि उन्होंने उन टीकों को कंट्रोल किया कि ये नहीं मिलेंगे मार्केट में, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। इसी तरह जो लोग ये टीके इस्तेमाल करा रहे हैं उनके ऊपर उनके फार्म हाउसेस पे, उनकी डेयरीज़ पे, डेयरी फार्म्स पे जाके चेक होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा हम एक आम शहरी को तो इसका जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। उसने अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो वो क्या करेगा, वो भैंस तो नहीं पाल सकता। इसी तरह पोल्ट्री के ऊपर भी चेक गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो उसके असरात हमारे तक आ रहे हैं। जो फैक्ट्रीज हैं उनके इर्द गिर्द आबादी जो है उनको एक डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि वहाँ की हवा जो है साफ़ हो। इसी तरह हम लोगों को प्रिवेंशन पे लेके आ सकते हैं। खाली जो है ना हम बात कर देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं है, और जब बीमारी हो जाती है उसके बाद तो उस बेचारे इंसान और उस ख़ानदान पे जो ट्रॉमा गुजर रहा है वो एक फ़र्क सिचुएशन है। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो वहाँ के और लोग हैं उनके बारे में भी सोचना है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम इस बीमारी को पूरी तरह अपनी नेशनल लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जैसे एक हस्पताल है, यहाँ जगह जगह हस्पताल चाहिए। लाहौर शहर बहुत बड़ा है, एक मरीज़ बहुत दूर से चल के आता है यहाँ पे इलाज के लिए। अगर उसको अपने गाँव में, अपने छोटे शहर में, अपने कस्बे में एक प्रॉपर डॉक्टर और हॉस्पिटल और इक्विपमेंट मिलेगा तो उसको क्या ज़रूरत है
कि वो यहाँ आए। जब वो यहाँ आएगा तो ट्रैफिक का मसला होगा, उसके लिए भी खर्चा ज़्यादा है, तकलीफ है उसकी फैमिली के लिए। घर के करीब उसका इलाज हो, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, तो क्यों लोग ऐसे करें? ऐसा ही है। हम ट्रैफिक देखें ना, इंटरलिंक्ड हैं प्रॉब्लम्स, हमें उनको समझना है और उस पर काम करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि हम जो खाते हैं या जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं उनकी वजह से जो है वो कैंसर हो सकता है। एक्सटर्नल कॉजेज़ की बात करें तो वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है? लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स, अगर ट्रांसफार्मर्स की बात करें, या ऑयल्स जो हम लगाते हैं कि जी हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, या कुछ भी किसी भी किस्म का ऑयल हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कितना अफेक्ट हो सकती है एक ह्यूमन बॉडी? देखिए, उसमें जैसे स्किन कैंसर्स हैं, उनमें कई केमिकल्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं स्किन के ऊपर ब्यूटिफिकेशन के लिए, उससे थोड़ा बहुत प्री कैंसरस कंडीशंस हो सकती हैं। और कई ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि वाकई स्किन कैंसर कर भी सकती हैं। इसी तरह रबड़ इंडस्ट्री में केमिकल्स हैं जो कि ब्लैडर कैंसर करते हैं। इसी तरह लेड है, जो पेंट के लोग हैं जो लेड दीवारों के ऊपर रंग करते हैं, उसके बाद में सफाई करते हैं, और जो पेंट की फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको लंग कैंसर, मीज़ोथीलियोमा एक ख़ास कैंसर है, वो हो जाता है। शिपिंग, जो लोग शिप रैकिंग करते हैं, जो जहाज़ रानी के से लिंक्ड हैं, उनको जब जहाज़ों को तोड़ते हैं वहाँ लेड का एक्सपोजर है, उससे भी एक ख़ास किस्म का लंग कैंसर, मीज़ोथीलियोमा है, वो हो जाता है। इसी तरह आपने तारों की बात की, वो बहुत हाई टेंशन वायर्स होती हैं, उनके इर्द गिर्द एक ख़ास ऑर्बिट बना होता है जिसमें ख़ास कह लें आप ख़ास किस्म की शुआएँ होती हैं उसके इर्द गिर्द। वो तारें जो हैं नॉर्मली घरों से दूर रखी जाती हैं, और उनके साथ जो है ना कई किस्मों के ब्रेन ट्यूमर्स एसोसिएटेड हैं। तो बाहर के ममालिक में ऐसी हाई टेंशन वायर्स के इर्द गिर्द घरों को नहीं बनाया जाता, उनसे फासला रखा जाता है। हमारी सोसाइटी में आई थिंक इसका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता क्योंकि हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन आई थिंक कि हमें अपने लोकल लेवल पे रिसर्च करनी है और लोकल यहाँ के रिस्क फैक्टर्स देखने हैं ताकि हम अपने अवाम को एजुकेट कर सकें। जैसे बाहर की वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने रिसर्च की, वो उनकी सेटअप में वो चीज़ें एप्लीकेबल हैं, वो ठीक है, हम उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी रिसर्च भी करनी है, अपने लोकल एथनिक जो फैक्टर्स हैं जोग्राफिकल, उनको पढ़ने समझने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जैसा कि अभी आपने भी बोला कि हर कस्बे में, लाहौर इतना बड़ा शहर है, हर जगह पे कैंसर से रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं वो होने चाहिए, लेकिन अभी अगर लाहौर की बात की जाए तो शौकत खानम हॉस्पिटल्स के अलावा कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है? लेकिन जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कैंसर के वार्ड हैं, जैसे जिना अस्पताल है, मियो अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल है, ये बड़े हॉस्पिटल। अनमोल अस्पताल है फेडरल गवर्नमेंट का शेख ज़ायद हॉस्पिटल के साथ, जहाँ कैंसर का इलाज होता है। ठीक है, ये वो हैं जो वो सेट हुए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये, जिस तरह आबादी बढ़ रही है, हमें इसी तरह हेल्थ, अगर हमारी प्रायोरिटी में हेल्थ है तो फिर हमें उसकी फंडिंग रख के उसके मुताबिक नए अस्पताल बनाने और नए सिस्टम्स डेवलप करने। अगर हम ये नहीं कर सकते तो जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, उनको एक स्ट्रेच करते जा रहे हैं जब तक कि वो क्वालिटी ऑफ सर्विस बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तब हम एकदम हमें नज़र आएगा कि हमने नई आबादियों में, नए शहर के सबर्ब्स में अस्पताल नहीं बनाए, वो बनाने बहुत ज़रूरी हैं। और लाहौर के अलावा भी बाकी शहरों में भी जो हमारे अवाम हैं उनके लिए भी होने चाहिए, ये ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा है, ये बहुत ज़रूरी है कि कैंसर से रिलेटेड जो है एक तो आगाही मुहिम जो है वो तो आपको वक्तन फ़वक्तन चलानी चाहिए, और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तामीर भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने स्टेजेस की बात बताई कि कौन कौन से स्टेज होती है और कौन कौन से कैंसर होते हैं। मुझे बताएं कैंसर से बचाव कैसे मुमकिन है? अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए और लाहौर की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि लाहौर में भी बहुत से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं, तो इससे बचाव कैसे मुमकिन है? उसमें जैसे हमारी हवा की सफाई ज़रूरी है, दरख्त लगाएं, हम प्लांटेशन करें ताकि हवा साफ़ हो, पानी की सफाई के फ़िल्टर्स लगाए जाएं, जो फैक्ट्रियां उन पे चेक किया जाए कि उनका वेस्ट कहाँ जा रहा है। इसी तरह हम अपनी डाइट के ऊपर हम साफ़ सादा खुराक खाएं और साथ हम एक्सरसाइज करें, डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, वॉक करें या रनिंग करें, ताकि जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर पूरी तरह बर्न हो। इसी तरह आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं खानों में, रंग हैं, ऐसी चटनियाँ, मसाले, इनको कम रखें ताकि वो हमारे जिगर को ना करें। इसी से रिलेटेड हेपेटाइटिस सी की बात भी बताता जाऊँ। जैसे लोग शेव कराते हैं बाज़ार में, वो जो उस्तरा है और रेज़र अगर साफ़ नहीं है
तो उससे हेपेटाइटिस सी होने का डर है, और वो हेपेटाइटिस सी जिगर में जाके जिगर का कैंसर करते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें कि जो हमारे बाल काटने के सैलून्स हैं उन पे चेक रखा जाए कि भाई वो साफ ब्लेड यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे हम आगे की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। हम वॉक करने के लिए लोगों को अवेयरनेस करें, हम यहाँ पे पार्क्स बनाएं ताकि बच्चे वहाँ खेलें और उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल है, बचपन से ही आपको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मिल जाए तो ऐसी चीज़ों पे आप बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि हर दूसरा बंदा सिगरेट नोशी करता है, और अगर उनको कहा भी जाए कि ये आपके लंग्स के लिए, आपके सांस के लिए मसला है, और यहाँ तक कि वो जो सिगरेट्स की डब्बी होती है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक पूरा ऐड विद पिक होता है, लेकिन उसके बावजूद सिगरेट नोशी जो है वो इतनी ज़्यादा आम होती जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। इस पे रोकथाम के लिए डॉक्टर्स स्पेशली क्या करते हैं जब एक मरीज़ सामने आता है और पता चल रहा होता है कि दिस इज़ द कॉज, तो आप कैसे कहते हैं उस मरीज़ को कि भाई छोड़ दो? जी देखिए, इसमें ना ये एक ज़रा टेक्निकल सी बात है। जो मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास जब एक पेशेंट आता है तो उसको लंग कैंसर या मसला हो चुका होता है। इस मौके पे आपको मरीज़ का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आप उसको झुठला नहीं सकते कि ये तुमने ये सिगरेट पिया है तो ये हो गया। इस मौके पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको समझाया जाए कि आहिस्ता आहिस्ता कम करना है और दौरान इलाज भी सिगरेट नोशी कम करनी है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी फैमिली को, उनके रिलेटिव्स को बताया जाए ताकि वो इसको ना फॉलो करें। अब उस वक्त वो इस चीज़ को सुनने के मूड में होते हैं। अगर आप नॉर्मल टीवी पे लोगों को बताएं कि भी सिगरेट नोशी एक मुज़र सेहत है या कैंसर करती है, तो वो नहीं सुनेंगे। लेकिन जब उनके किसी प्यारे को, किसी क्लोज रिलेटिव को कैंसर हो, तब उनके सामने एक चीज़ नज़र आ रही होती है, फिर वो उस चीज़ को समझते हैं। इसी तरह कैंसर से पहले सिगरेट पीने से और एस्थमा, दमा, COPD और ब्रोंकाइटिस भी होता है। जब वो फेफड़ों के डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको एस्थमा है, वहाँ पे भी उनको इस चीज़ को रीइंफोर्स कराना चाहिए कि भाई ये जो है करेगा कैंसर। इसी तरह अगर आपने देखा हो, हमारे यहाँ पिछले दिनों बहुत कैफ़ेज़ खुले हुए थे जो कि शीशा पिलाने का उन्होंने रखा हुआ था एक अट्रैक्शन। हमारी नौजवान नस्ल को हम सिगरेट को छोड़ के एक और प्रॉब्लम में डाल रहे हैं जिसमें कि निकोटीन का एक्सपोजर उससे ज़्यादा है। और वो भी हम ये देख रहे हैं कि नए कैफ़ेज़ हैं और एक फैशन सिंबल बन रहा है, विच इज़ नॉट गुड। हमें जो उनके कह लें आप उस लेवल पे जाके उन कैफ़ेज़ को बंद करना और वहाँ पे ये शीशा का जो हुक्का स्पेशल किस्म का इसका रखना सही नहीं है, क्योंकि हम नस्ल को शुरू से ही इस चीज़ पे डाल दिया तो ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें 10 साल बाद मिलेंगे। तो हमें कलेक्टिवली ये जो हम टीवी पे दिखाया जाता है एड्स के अंदर कि जो सिगरेट पी रहा है वो बहुत कामयाब इंसान है, या ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर बैन लगाना चाहिए कि जो लोग मुज़र सेहत काम कर रहे हैं उनको अगर हम कामयाब दिखाएंगे तो उससे एक आम फहम इंसान के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये कलेक्टिवली एक सोसाइटी इस चीज़ को देखती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इन चीज़ों के ऊपर इतनी नज़र नहीं डाली जाती और उनके असरात उन कम पढ़े लिखे या कम फहम वाले लोग उन्हें टीवी के इश्तिहारात देख के उसको फॉलो करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। इसी तरह जो नौजवान अपने कॉलेज या स्कूल जाते हैं और वहाँ पे और बच्चे इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको पीयर प्रेशर के साथ उस पर चले जाते हैं। अब उनको माँ बाप को पता भी नहीं चलता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो इसलिए सोसाइटी को भी यहाँ पे इंटरवीन करना है कि उन कैफ़ेज़ के अंदर बच्चों को रोका जाए और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज़ को देखे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और आपके बच्चे की कंपनी क्या है, ये भी जो है उनको देखना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर हसन परवेज़ मौजूद हैं, कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। इसका जदीद तरीक़ाकार क्या होगा उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी कैंसर जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है और डॉक्टर हसन परवेज़ हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें उन्होंने अलामात भी बताई हैं और आप इसे बचाओ कैसे मुमकिन है ये भी बता रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप पहले भी बात कर रहे थे इसके इलाज के तरीक़ेकार की वजह से कि कीमोथेरेपी जो थी वो एक पुराना प्रोसीजर है और बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, जिसकी वजह से कई जो मरीज़ हैं वो उसका सोच के ही
वो डॉक्टर से जो है वो अवॉइड करते हैं। लेकिन अब आपने कहा कि बाहर के मुल्कों में जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो अब आना शुरू हो चुकी है, वो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैंसर का इलाज जो है वो मुमकिन है। तो अब पाकिस्तान में ऐसे कौन से इंतज़ामात किए जाएँ गवर्नमेंट की जानिब से या प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये कैंसर के इलाज होते हैं, वो ऐसे कौन से इंतज़ामात करें कि वो जो तरीक़ाकार है जो कि बाहर के मुल्कों में हो रहा है और विच इज़ गुड, वो यहाँ पे भी आ जाए? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई थिंक इसमें हमें दो चीज़ें देखनी हैं। जो ट्यूमर की बायोप्सी होती है उसके ऊपर कुछ टेस्ट किए जाते हैं लेबोरेटरी में, जिससे पता चलता है कि उसके कैंसर सेल के ऊपर वो रिसेप्टर्स या दरवाजे हैं जिनके ऊपर बाद में हम दवाई से असरअंदाज कर सकते हैं। नंबर 2, जो आजकल अभी ये टेस्ट पाकिस्तान में ये वाले तो आ चुके हैं जो मैंने आपको बताया रिसेप्टर्स के, एक और टेस्ट है जिसमें कैंसर सेल्स को ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में और उसका डीएनए को देखते हैं, उसका जो उसका मेकअप है न्यूक्लियस के अंदर उसको देखा जाता है और फिर उस लेवल पे जाके इलाज किया जाता है। इसको बोलते हैं एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एनजीएस टेस्ट। ये अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसके लिए हम जो स्लाइड है बायोप्सी की स्लाइड उसको बाहर भेजते हैं और वो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करके हमें ईमेल करते हैं। जब ये दोनों टेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया, एक है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो रिसेप्टर टेस्ट है और नंबर 2 जो एनजीएस टेस्ट है, ये करके हमें जब रिपोर्ट मिलती है, इसकी कुछ दवाइयां हैं जो यहाँ इजीली अवेलेबल हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक सेल रिसेप्टर्स है, HER2 न्यू कहते हैं, उसके ऊपर लगने वाला टीका और उसकी जो टैबलेट है वो दोनों पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनसे बहुत अच्छा इलाज हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर का। इसी तरह हार्मोनल रिसेप्टर्स हैं, ER/PR, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन खवातीन के रिसेप्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, इनकी भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अगला आ जाते हैं लंग कैंसर के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, उनमें से 2 की यहाँ पे एटलीस्ट दवाई मिल जाती है। एक एल्क रिसेप्टर है और एक EGFR। ये वो 2 रिसेप्टर्स हैं जिनके ऊपर दवाई जाके लगती है और उसको स्लो कर देती है। लेकिन उसको टेस्ट करके ही हमें पता चलता है लेबोरेटरी में कि ये इस पे ये दवाई काम करेगी या नहीं। नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। आई थिंक जिस तरह हम लोग तरक्की कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये टेस्ट भी पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएगा। अभी ये टेस्ट यहाँ नहीं है, लेकिन इससे हमें पता चल जाता है कि कैंसर सेल्स पे और कौन कौन सी दवाइयाँ काम कर सकती हैं। जैसे हम आम ज़बान में ब्लड कल्चर करते हैं, यूरिन कल्चर करके देखते हैं कि कौन से जरासीम हैं जिनके ऊपर हम एंटीबायोटिक्स दें, इसी तरह ये एनजीएस टेस्ट है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इससे पता चल जाता है कि कैंसर सेल्स किन चीज़ों से ग्रो कर रहे हैं और उन पैथवेज के लिए, उन एंजाइम्स के लिए दवाइयाँ कई आ चुकी हुई हैं, कई नहीं हैं। जब हमें एक लिस्ट मिल जाती है बाहर से रिपोर्ट आके कि ये 3-4 दवाइयाँ हैं जो इसमें काम कर सकती हैं, फिर हम मरीज़ को उसके मुताबिक लेके चलते हैं। कुछ दवाइयाँ यहाँ मिल जाती हैं, अदरवाइज मरीज़ के लवाहिकीन बाहर से मंगवा देते हैं, या यहाँ पे एक ड्रैप एक कमेटी है हुकूमत पंजाब की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उनको हम लिखते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि इस मरीज़ के लिए ये दवाई चाहिए, वो हमें बाहर से मंगवा देते हैं। ठीक। लेकिन ये है जो नया सिस्टम है, और जो कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी भी पुराने इलाज पे चल रहे हैं, जो कि कीमोथेरेपीज़ के टीके हैं। अब चूँकि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पाकिस्तान में बहुत इन्फ्लुएंशियल है और उनके यहाँ बहुत कह लें आप कनेक्शंस हैं, तो वो इन नए जदीद तरीका इलाज के ऊपर इतने विलिंग नहीं हैं। उनकी दवाइयाँ और उनका तरीका इलाज वो पुराना ही चल रहा है जो कि फरसूदा हो चुका हुआ है। वो लोग उसी पे ट्रेंड हैं और वही दवाइयाँ वो यूज़ कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम नए और जिद्दत की तरफ, जहाँ पे सारी दुनिया वेस्ट में मूव कर रही है रिसर्च की तरफ, वहाँ जाएँ। उस रिसर्च के रास्ते पे मेहनत भी ज़्यादा है, एफर्ट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए टेस्ट ज़्यादा हैं और उसके लिए दवाइयाँ भी महंगी हैं। लेकिन जूं हुकूमत इसको एक्नॉलेज करेगी और यहाँ पे कैंसर की दवाइयाँ बननी शुरू हो जाएंगी, तो कीमोथेरेपीज़ की बजाय टारगेटेड थेरेपीज़ बननी चाहिए, जैसे हमारे हमसाया मुल्क में बहुत बनती हैं, और वहाँ से वो दवाइयाँ पाकिस्तान आती हैं। तो क्या हम उनसे कम हैं? क्या हम वो काम यहाँ नहीं कर सकते? आई थिंक हम कर सकते हैं। हमारी डिटर्मिनेशन चाहिए हमें, बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि हम भी उस ट्रैक के ऊपर चलें जो हमारे लोकल लोगों को जो हेल्प हो। ऐसा ही है। और डॉक्टर्स को भी इस हवाले से जो है वो मुकम्मल जो है वो आगाही देनी चाहिए तमाम, और सिर्फ लोगों में जो कैंसर से रिलेटेड जो आगाही है वो मुहिम नहीं चलानी चाहिए, बल्कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर जो कि पुराना तर्ज अमल इख्तियार किए हुए हैं उनको भी बताया जाए कि आप नई टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ेंगे तो इसका इलाज भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा और इस पर हम
काबू भी पा सकेंगे। जनाब, आज हम कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे, डॉक्टर हसन परवेज़ जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही ब्रीफली आज हमने कैंसर पे बात की है कि अलामात क्या हो सकती हैं, उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है, आपको अपनी रूटीन में हेल्दी लाइफ जो है उसका तरीक़ाकार कैसे अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आखिरी तजवीज़ या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप नाज़रीन तक पहुँचाना चाहें कैंसर से रिलेटेड। आई थिंक वो यही है कि इस बीमारी को टोटल रूल आउट ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर के साथ खुल के, जो लोकल आपका जनरल फिजिशियन है, उससे डिस्कस करें अपने अलामात। और अगर आपको ऐसा कोई महसूस हो कि ये गिल्टी या ये सिम्टम जो है ये नॉर्मल नहीं लग रहा, तो फिर आप ज़रूर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और प्रॉपर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाके उसको डिस्कस करें, ताकि उसका सद्देबाब किया जा सके और आपकी जो फर्दर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए। और हेयर से जो सुनी सुनाई बात है उस पर कम कान धरें और जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर स्पेशलिस्ट से ही डिस्कस करके करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और इस पे आप लोगों को अमल भी करना है। अगर आपको खुद से प्यार है, अपनी ज़िंदगी से प्यार है, तो सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक जी नाज़रीन। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से जहाँ पे मुख्तलिफ शोबा जो जात जो है वो मुतासर हुए थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स का एक पूरा साल जो था वो ज़ाया हो गया था। सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुए। पिछले साल तो ये बात आई थी कि बग़ैर पेपर्स लिए जो थे उनको प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इस साल वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने यह ऐलान किया था कि बग़ैर पेपर्स आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। और जैसे ही ये बयानात और ये ऐलान हुआ कि अब यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर्स लेना शुरू कर दिया और उन्होंने यही ऐलान किया कि जैसे ही स्टूडेंट्स आएंगे पेपर्स लिए जाएंगे, जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरे मुल्क में और यहाँ तक कि लाहौर शहर में भी जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर निकले और उनका यही कहना था कि हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होती रही हैं, इसलिए हमारे एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होते रहे। हमने देखा कि एहतजाज किया गया, ऐवान इकबाल के बाहर एहतजाज किया गया और फिर बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो अरेस्ट भी हुए और उसके बाद उनको अरेस्ट करने के बाद छोड़ भी दिया गया। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडेंट एक्टिविस्ट मोहम्मद ज़ुबैर सदीकी, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहे थे और वक्तन फ़वक्तन अपने एहतजाज के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से हमें अपडेट दे रहे थे ट्विटर पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो ज़ुबैर? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आप मुझे बस ये बताओ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के हवाले से ही आप लोगों ने कहा और आप लोग बाहर निकले, तो आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना क्यों चाह रहे थे? आई मीन क्यों इंसिस्ट क्यों कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही दिए जाएं? बिल्कुल, ये इंसिस्ट हम लोग इसलिए कर रहे थे कि पिछले एक साल से हम लोगों ने ऑनलाइन ही पढ़ा था सब ने, तो वो हमने कहा था कि अगर ऑनलाइन आपने पढ़ाया है तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम ले ले। वहाँ पे ये था कि काफ़ी फिर ये क्वेश्चन और थे कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? हमने कहा कि सिर्फ हम ऑनलाइन नहीं चाहते, बाहर पूरी दुनिया 2021 में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड सारी यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन हो गए, तो अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाह रहे और हम लोग भी उस तरह से पढ़ाया नहीं गया, हमें व्हाट्सएप पे, मुझे खुद हमारी क्लास में व्हाट्सएप पे हमारी जो टीचर्स होते थे वो व्हाट्सएप पे वॉइस भेज के हमें भेजते थे कि आप बाकी यूट्यूब से देख लें। तो अगर इस तरह आप लोगों ने पढ़ाया हो, यूनिवर्सिटीज़ ने वो कह रहे कि आप फिजिकल आके एग्ज़ाम ले ले, तो ये तो फिर। अच्छा ज़ुबैर, आपकी इसी बात पे कि उन्होंने पढ़ाया ही नहीं ठीक तरह से, और आप लोगों को नहीं लगता कि एहतजाज का पॉइंट ये नहीं होना चाहिए था कि ऑनलाइन एग्जाम से, बल्कि ये होना चाहिए था कि हमें प्रॉपर फिजिकल क्लासेस दें, हमें प्रॉपर पढ़ाया जाए, उसके बाद आप पेपर्स लें? वो भी हम लोगों ने चीखा। पिछले एक साल पहले हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया प्रेस क्लब के सामने, गवर्नर हाउस के सामने, कि हमें ऑनलाइन ना पढ़ाया जाए, क्योंकि हम अभी तक उस सिचुएशन में नहीं है कि आप लोग हमें ऑनलाइन पढ़ाए और व्हाट्सएप पे पढ़ाए। ये कोई पढ़ाई नहीं होती, आप लाखों की फीस ले ले और व्हाट्सएप पे पढ़ाए। तो वो भी उस पर भी हम लोग चीख रहे थे, उस पर भी कह रहे थे कि नहीं वो अब मजबूरी है, हम लोग नहीं कर सकते। तो वो ये मसला आ रहा था, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी एहतजाज किया। चलो, आपके एहतजाज के बाद HSC की जानिब से मेरे ख्याल से एहतजाज रंग ले आया था और उन्होंने ये कहा, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ पे छोड़ दिया कि ठीक है यूनिवर्सिटीज़ इस बात का फैसला करें कि उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने हैं या फिजिकल एग्ज़ाम्स लेने हैं। जिसके बाद HSC के फैसले के बाद बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने जो अभी भी यही कह रही है कि हम फिजिकल एग्ज़ाम्स ही लेंगे। तो अब बताओ कि
आपका अगला लाहेअमल उनके हवाले से क्या होगा? ये बात तो पहले ये भी है कि वो क्यों नहीं करना चाह रहे, तो अगर वो आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं करना चाह रहे? हम मुझे नहीं, उनको खुद भी, उनकी ज़मीर को भी यही लगता है कि लाखों की फ़ीस है। मतलब एक यूनिवर्सिटी की जो अभी जो यूनिवर्सिटियाँ नहीं करना चाह रही वो सारे वो यूनिवर्सिटी जिसके 1.5 लाख से ऊपर फ़ीस है, तो वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट आए और हम उसे फ़ेल करें, ठीक है, और फेल करने के बाद वो जो पुराना एक जिस सब्जेक्ट्स में वो फेल हुए उनके 20-30 हज़ार पर सब्जेक्ट पे करें, और उसके बाद जो हमारे 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख फीस है वो भी कर ले। अब कोविड के यही तो हमारी चीखें थे कि कोविड के दौरान ना आपका कोई नेट यूज़ हो रहा है, हम नेट भी हमारा यूज़ हो रहा था, ना आपका कोई बिजली सिक्योरिटी कुछ भी आपका यूज़ नहीं हो रहा है। उसमें भी काफ़ी यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे 50% फीस और भी ऊपर कर लिया। अच्छा ज़ुबैर, जब आप लोग एहतजाज कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा इतनी शिद्दत आ गई थी कि आपको अरेस्ट भी किया गया था, तो इतनी शिद्दत कैसे आई? ऐसा क्या हुआ था एहतजाज में कि पुलिस आई और आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था? देखिए, शिद्दत तो उस तरह से नहीं था। पहले ये था कि उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट हमेशा किया इस मुल्क में, हम स्टूडेंट्स हमेशा पीसफुल रहे थे और रहेंगे भी। हमने गवर्नर हाउस के सामने 2 दफ़ा एहतजाज किया, वहाँ पे गवर्नर ने हमारी एक ना सुनी। कभी कह रहा था मैं फैसलाबाद हूँ, कभी कह रहे थे दुबई गया है। तो हमने फिर ये फैसला किया कि हम उस यूनिवर्सिटी के पास जाते जो हमें अपने बच्चे कहते हैं कि आप हमारे बच्चे हो, आप हमारे फ्यूचर हो। हमने UMT का रुख किया, वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों ने मान लिया। UMT के सामने 4-4.5 घंटे ICU में रहा, और भी स्टूडेंट्स थे, उन पे तशद्दुद किया गया। तो बाद में उन लोगों ने माफ़ी मांग ली हम स्टूडेंट से, और वहाँ पे मौजूद पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने भी माफ़ी, मैंने कहा पहले आप लोगों ने मार दिया और फिर माफ़ी मांग ली, ये तो कोई वजह नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कि आप 5 दिन आपको अरेस्ट किए रखा, तो जब आपको अरेस्ट किए रखा, क्या पुलिस ने आपको जेल के अंदर तशद्दुद आप पे किया, या कैसे वो जो 5 दिन थे वो आपने कैसे गुजारे? क्योंकि मुझे लगता है आप तब भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहे थे। बिल्कुल, वो 5 दिन तो बिल्कुल एक ट्रामा की सूरत में था, ठीक है। पहले 21-22 घंटे हमें ना हमारे दोस्तों को पता था कि हम कहाँ हैं, ना हमें खुद पता था, ठीक है। वहाँ पे ना हमें खाने पीने के लिए कुछ मिल रहा था, सिर्फ हमें खाने के लिए गालियाँ मिल रही थी, ठीक है। और जो इस मुल्क में नई अजीब सी बात है कि स्टूडेंट्स को कोई भी बंदा आता है वो गालियाँ दे के निकलता है कि आप बड़े आए, वो अपने हक के लिए निकले हुए। 21 घंटे के बाद हमें पता चला कि हमें टाउनशिप लेके आए, टाउनशिप थाने में। अच्छा। फिर वहाँ पे उसके बाद FIR बना, और उसके बाद फिर लोग आते रहे, ज़ाहिर है दोस्तों को पता चल गया। उसके बाद जब हमें कोर्ट में पेश किया, फिर 3 दिन हमारा वो फिज़िकल रिमांड हुआ, फिर उसके बाद दोस्त आते रहे, तो वो बहुत एक ट्रामा सिचुएशन था। वहाँ भी ये कि अगर चाबियों के भी आवाज़ आते थे तो मैं और हमारे दोस्त हम ये समझते थे कि शायद कोई बेड़िया लेके आ रहे हो। एक पर हमने एहतजाज कर रहे थे और उसका खमियाजा आप लोगों को क्या भुगतना पड़ा। अच्छा ज़ुबैर, मैं यही पूछूंगी कि अब जो आगे आने वाले बच्चे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स अभी आपके साथ एहतजाज कर रहे थे, तो अब आप क्या मैसेज उनको दोगे कि इसी तरह एहतजाज करते रहें जब तक ऑनलाइन पेपर्स के लिए वो मान नहीं जाती हैं, ऐसे ही घर में बैठ के वो ऑनलाइन जो है वो स्टडीज़ करें और ऑनलाइन पेपर्स दें? नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। हमने कहा कि अगर आप फिजिकल पढ़ाएंगे तो फिजिकल हमने पिछले कितने साल से एजुकेशन चल रहा है, किसी ने तो ये प्रोटेस्ट नहीं किया कि आप लोगों ने पढ़ाया, हमें ऑनलाइन हमसे पेपर ले लें। यहाँ पे BA और BSc आने का भी एक BA और BSc का भी एक मसला चल रहा है। करीबन 1.5-2 साल उन स्टूडेंट्स के ज़ाया हो गए, कोई उनके सुनवाई वाले नहीं है। उनके भी अभी भी गवर्नर से भी बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि हो रहा है। VC भी अभी जो है वो फाइनल कोई डिसीजन नहीं हुआ है और स्टूडेंट्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके मुतालिबात जो है वो माने जाएं। मोहम्मद ज़ुबैर सिद्दीकी, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, आज हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का आज वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आपका भी, और कल इंशाल्लाह दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।